और चंद घंटे पहले उन्होंने जो अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस उनको पाकिस्तान रवाना किया और जेडी वैंस साहब ने आदिल नजम साहब आने से पहले ये कहा है कि वो एक अच्छी नीयत के साथ इस्लामाबाद जा रहे हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात करने से मुतालिक। आपका क्या ख्याल है कि ये जो ट्रंप इंतजामिया है इनकी अच्छी नीयत क्या हो सकती है? डू यू थिंक कि दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड कि ईरान के साथ एक डील हो जाए और दुनिया जो है या रीजन जो ऑन द वर्ज ऑफ एक कैटास्ट्रोफी है उसको ये अवॉइड कर सकें? यार कमरान, वो हमने आपको भेज दिए वन साहब, तो उनका जरा ख्याल रखिएगा कि वो निहारी पायश है उन खिलाएं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, यकीनन मेरे ख्याल में इस वक्त जो साफ जाहिर है वो ये है कि द यूएस डज वांट एन ऑफ रैम्प। जेडी वैंस ने भी कहा कि जनाब मुझे प्रेसिडेंट से भी यही इंस्ट्रक्शन है कि मैं एग्रीमेंट लूं। आप ईरान से भी ये सुन रहे हैं कि दे वुड लाइक एन ऑफ रैम्प, एंड दैट आल्सो मेक्स सेंस ईरान के लिए, इसलिए कि इतनी जो तबाही, इतनी जो बम शम होते हैं, चाहे जो मर्जी हो, उसका एक असर तो आप पे होता है, और इसलिए दे वांट ऑफ, क्योंकि दे थे कि जी हमने तो ये वॉर स्टार्ट नहीं की। यूएस वांट्स ऑफ बिकॉज जो यूएस चाहता था, जो ट्रंप साहब सोच रहे थे कि शायद होगा, वो नहीं हुआ, और जिस तरह अनरेवल हुआ, दैट इज नॉट बीन व्हाट ही वुड हैव थॉट, एंड अब उन पे एक डोमेस्टिक कॉस्ट भी है। हैविंग सेड दैट, जो अभी बयान है यार, उसके अलावा कोई बयान आ नहीं सकता ना। किसी भी नेगोशिएशन से पहले नेगोशिएटर यही कहेंगे कि हाँ जी हम नेगोशिएटेड सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन बी केयरफुल कि दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ईरान की भी और जेडी वैन और यूएस की भी, वो एक अपने लिए ऑफ रैम्प भी रख रही है कि यस हमें चाहिए एग्रीमेंट, लेकिन अगर अगले ने जो है दूसरी साइड ने सीरियसली नहीं लिया तो हम आउट हो जाएंगे। और सीरियसली ना लेने का क्या मतलब बनता है, दैट मुबहिम रहा है। मेरे ख्याल में ये असली जो इशू है वो ये है कि एक तीसरा फरीक है विच इज क्लियरली नॉट इंटरेस्टेड इन ए सोल्यूशन, एंड दैट इज इजराइल और नेतन्याहू साहब। वो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा लबनान की हालत में, की सूरत हाल में, वो कहीं और भी हो सकता है। सो आई थिंक इन सम वेज जो इस पे साया है वो इस तीसरी का है कि ये दो पार्टीज वुड लाइक टू फाइंड अ सोल्यूशन, लेकिन एक ऐसी भी पार्टी है जो बड़ी क्लियरली नहीं सोल्यूशन चाहती। जब आपने पास्ट में पिछले साल में देखा कि कोई निगोशिएशन सोल्यूशन के करीब आती है तो यहां तक कि कतर में निगोशिएटर को आप अटैक कर दें, सो दैट शुड रिमेन ए कंसर्न। एक आखिरी एक जुमले की बात यह कि इसमें एक और भी पार्टीज हैं। हमने चीन का नाम सुनते हैं पीछे, पाकिस्तान यकीनन एज एज ए फैसिलिटेटर, मीडिएटर, होस्ट, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि बाकी भी जो दुनिया है, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो यूरोप हो, उनका भी अब स्किन इन द गेम है। मसलन फॉर एग्जांपल आज सुबह हमने स्टेटमेंट देखी बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से, सेइंग कि जो इजराइल लेबनान में कर रहा है, दैट इज नॉट राइट, एंड इन सम वेज व्हाट दैट इज डूइंग इज कि वो भी दे आर पुटिंग देयर फोर्स बिहाइंड द प्रोसेस, बिकॉज अब सारी दुनिया के लिए स्किन द गेम है कि इसका कोई ना कोई हल निकले। अगर मुकम्मल हल नहीं निकलता, कम से कम रैचेटिंग डाउन हो। आदिल नजम साहब, आपने स्पॉयलर्स की बात की, एम्बेसडर जमील साहब भी बात कर रहे थे। इसराइल का तो अभी तक जो किरदार है वो सारी दुनिया के सामने और हर तरफ से मजम्मत के बयान भी आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं उसके अलावा भी कोई स्पॉयलर हो सकता है? कोई मुल्क, खासतौर पर हमारा जो मशरकी हमसाया है, वहाँ से बड़ी पहले तो बड़ी कॉशियस एक स्टेटमेंट आई है, उसके बाद जो पब्लिक का रिएक्शन वहाँ से आ रहा है वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं है। उस चीज़ को कितना सीरियस लेना चाहिए इन तमाम पार्टीज़ को? बैक एंड पे क्या कोई भारत को इस किस्म का कोई मनफी किरदार अदा कर सकता है? यार वो हमारे जो मशरकी हमसाया है ना, उसको कभी भी सीरियसली ज्यादा नहीं लेना चाहिए इस किस्म की बातों में। सो वो शोर एक है, एक गम है, एक गुस्सा है, व्हाटएवर है, आई थिंक इट इज पेटी एंड इट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसका इस पे असर पड़ सकता है। ये जो गेम है, आई थिंक इस वक्त तो जो सीरियस बात है वो ये कि अगर इंडिया को दुख है वो ये है कि इतनी बड़ी गेम में हम क्यों नहीं है, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो अनफॉर्चुनेट। लेकिन जो आप स्पॉइलर की बात करें, सो इन अ स्पॉइलर सेंस मेरे ख्याल में वो सर्टनली वहां नहीं पहुंचता जहां इसराइल है। इसराइल के पास एक्चुअल टूल्स हैं, उसके पास बम है, उसके पास हथियार हैं, उसके पास जंगी हैं जो वो लगा सकता है बहुत, और उसके पास बहुत सारा प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप पे। देखिए ना, मेरा तो अभी तक सोचना यह है कि ये जंग शुरू तब हुई थी जब नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया कि जंग शुरू करो, और ये खत्म तब होगी जब डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को कन्विंस करेगा कि यार अब तुम पीछे हट जाओ। और क्वेश्चन ये है कि इज डोनाल्ड ट्रंप विलिंग एंड एबल, क्या उसके पास एबिलिटी है टू पुश बैक ऑन नेतन्याहू, बिकॉज
दैट हैज नॉट बीन सीन रिसेंटली। नेतन्याहू जब नहीं मानना चाहता तो वो नहीं मानता, उसने फॉर एग्जांपल गजा पीस में नहीं माना। लेकिन जो आप स्पॉइलर की बात कर रहे हैं, अगर हम लव स्पॉइलर चेंज कर दें तो देयर आर थिंग्स विच कैन स्कटल थिंग्स। मेरे ख्याल में सब्सटैंटिवली इन दो ममालिक में इश्यूज बहुत हैं, लेकिन अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि विजिबली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुले, कि जहाज जो है वो आना जाना शुरू करें। अच्छा आदिल नजम साहब, आप ही से बात जारी रखते हैं। एक जो चीज अहम है, 10 जो नुकात ईरान की तरफ से आए और फिर अमेरिका की भी जो डिमांड्स आई हैं वो सब मीडिया के अंदर बाय एंड लार्ज छप चुकी हैं। आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से 2-3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर दोनों साइड से एटलीस्ट इत्तेफाक हो सकता है? दैट कुड बी ए गुड बिगनिंग फॉर द फर्स्ट राउंड। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। अलाउ मी टू से कि कौन सी चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के लिए हॉर्मूज है, हॉर्मूज खुले और इस तरह खुले कि दुनिया देख ले कि वो खुल गई है। वो अगर हो जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री डिक्लेयर कर सकेंगे। ही हैज टू डिक्लेयर विक्ट्री। अच्छा, जो चीज है ना ईरान के लिए इंपॉर्टेंट, जो है ना, जिसके बगैर मूव नहीं होता, वो है किसी ना किसी किस्म की रेपरेशन, वो है इकोनॉमी। आइदर वो हो शिप्स के टोल पे, या वो हो सैंक्शंस पे, या वो हो एड पे। मेरे पास खबर कोई नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो सारे फोन शोन हो रहे हैं ना, आपको यूरोप से भी आते हैं, सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, दूसरे भी हैं। पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन हैज टू बी कि ईरान को क्या पैकेज दिया जाएगा, क्योंकि जो तबाही हुई है, देखिए ना, अभी तक तो जंग ईरान के लिए बका की थी, बका में लोग यकजा हो जाते। जिस वक्त जंग खत्म होगी तो सवाल होगा आटे दाल के भाव का, ईरान की रीबिल्डिंग का। सो जो नॉन नेगोशिएबल चीज है जिसके बगैर ये जा नहीं सकते, वो ये है कि सम मूवमेंट ऑन हॉर्मूज फॉर यूएस जो मुमकिन है, और सम मूवमेंट फॉर ईरान। आइदर उसको आप रेपरेशन कहें, आइदर उसको सैंक्शन हटाना कहें, या उसको कोई टोल कहें, लेकिन किसी ना किसी सूरत में देयर हैज टू बी एन इकोनॉमिक पैकेज और फाइनेंशियल पैकेज फॉर, जैसे कहते हैं ना, पाउंड ऑफ फ्लैश ईरान मांगे। हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि शायद इस सारे प्रोसेस के अंदर जो बाकी प्लेयर्स हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन पूरे रीजन के ऊपर हैं। जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करी, उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं। लेकिन ना, अभी तक तो जंग ईरान के लिए बका की थी, बका में लोग यकजा हो जाते। जिस वक्त जंग खत्म होगी तो सवाल होगा आटे दाल के भाव का, ईरान की रीबिल्डिंग का। सो जो नॉन नेगोशिएबल चीज है जिसके बगैर ये जा नहीं सकते, वो ये है कि सम मूवमेंट ऑन हॉर्मूज फॉर यूएस जो मुमकिन है, और सम मूवमेंट फॉर ईरान। आइदर उसको आप रेपरेशन कहें, आइदर उसको सैंक्शन हटाना कहें, या उसको कोई टोल कहें, लेकिन किसी ना किसी सूरत में देयर हैज टू बी एन इकोनॉमिक पैकेज और फाइनेंशियल पैकेज फॉर, जैसे कहते हैं ना, पाउंड ऑफ फ्लैश ईरान मांगे। हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि शायद इस सारे प्रोसेस के अंदर जो बाकी प्लेयर्स हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन पूरे रीजन के ऊपर हैं। जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करी, उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं।